नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या आतंक से जूझते एक देश में आतंकवादियों का एनकाउंटर उनका मजहब पूछकर किया जाना चाहिए। ये सवाल इसलिए क्योंकि भोपाल में सिमी के आतंकियों के एनकाउंटर के बाद लगातार कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से इस कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हम ये जरूरी समझते हैं कि जी न्यूज के जागरूक दर्शक देश से जुड़े हर बड़े और जरूरी मुद्दे पर अपनी राय बनाएं। हम ये मानते हैं कि आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि देश की सुरक्षा हमारी आपकी सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस बहस में शामिल होने से पहले आपको भी ये पता होना चाहिए कि ऐसे एनकाउंटर पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या कहा है। 23 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में कहा था कि एनकाउंटर से जुड़े ऐसे मामलों की जांच सीआईडी या फिर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को करनी होती है। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जब सबसे ऊंची अदालत ने जांच की एक व्यवस्था दे रखी है, तब क्यों कुछ राजनीतिक दल एनकाउंटर होने के कुछ ही मिनट के बाद बिना किसी जांच, बिना किसी रिपोर्ट का इंतजार किए अपना फैसला सुनाने लगते हैं? क्यों आतंकवादियों के बीच भी वो हिंदू और मुस्लिम की तलाश करने लगते हैं? आतंकवाद के मामलों में स्वघोषित एक्सपर्ट की तरह व्यवहार करने वाले कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह 26/11 से लेकर बाटला हाउस और जाकिर नाइक से लेकर भोपाल जेल ब्रेक तक हर बार बोले और उनका ताजा बयान यह है कि जेलों से हमेशा मुस्लिम कैदी ही क्यों भागते हैं। दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं कि जेल तोड़कर कोई हिंदू क्यों नहीं निकलता, मुसलमान ही क्यों भागते हैं, कोई हिंदू क्यों नहीं भागता। कांग्रेस के बारे में कहा जा सकता है तरीका अच्छा है, पहले आतंक में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कीजिए और फिर इसे पार्टी का स्टैंड ना बताते हुए बयान से किनारा कर लीजिए। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस दिग्विजय सिंह पर ऐसे बयानों के लिए कार्रवाई करेगी या फिर हमेशा की तरह यह कहकर पल्ला झाड़ लेगी कि यह उनकी निजी राय है। आज हम चाहेंगे कि बहस में शामिल सभी पक्षों के लोग इस मामले पर अपनी ईमानदार और बेबाक प्रतिक्रिया रखें और पूरी सियासत को इस आरोप से मुक्त करें कि वो आतंकवादियों को हिंदू और मुसलमान के तौर पर बांट कर देखती है। क्या कारण है कि खंडवा में से निकलते हैं 2 सिमी के मुसलमान निकलते हैं जेल तोड़ के, कोई हिंदू नहीं निकलता। भोपाल से भी जेल तोड़ते हैं तो मुसलमान के सिमी लड़के निकालते हैं, मुसलमान धर्म के सिमी के लोग ही जेल तोड़ते हैं, कोई हिंदू नहीं निकलता। और जब जेल टूटती है तो उसमें मुसलमान ही भागते, हिंदू नहीं भागते। अगर दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा है तो मुझे कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी से पूछना है कि जो दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं क्या वो कांग्रेस पार्टी की लाइन है? Things will come out. We are not here to just sit and pass judgments on the basis of some reports. अब ये दुर्दांत आतंकवादी थे, ये मारे गए, पता नहीं बाहर जाके क्या कहर बरपाते अगर निकल जाते, लेकिन इनके लिए आसमान सर पे उठाने की कोशिश हो रही है। तो ये जरूरी है कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो। मैं मध्य प्रदेश सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी के लिए राजी हो जाए। जेल से भागने में कोई बाहर के लोग शामिल थे, कोई अन्य आतंकवादी संगठन शामिल थे, कहां से इनके कनेक्शन थे, कैसे ये सारा इन्होंने भागने की प्लानिंग की, ये सारी जांच एनआईए करेगी। कि अभियुक्त को एक बार सरेंडर करने का मौका दिया जाए, जो इसमें नहीं दिया गया। लेकिन फर्जी मुठभेड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, इसलिए इस पर सवाल उठे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जानी चाहिए। कानून के दायरे में जो भी जांच हो, जो भी कार्रवाई होना चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या आतंकियों का एनकाउंटर उनका मजहब पूछकर किया जाए? दूसरा सवाल, आतंकियों में हिंदू मुस्लिम की सियासत क्यों? तीसरा सवाल, आतंकियों के धर्म से किसका वोट बनता है? चौथा सवाल, क्या आतंकियों के कम्युनल कार्ड से वोट की फिक्सिंग की जा रही है? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, क्या मजहब बताकर आतंकियों को बचाना सही है? तो आपको बता दें, आज हमारे साथ 4 खास मेहमान ताल ठोक के में शामिल हो रहे हैं।
तीन राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, भारतीय पुलिस सेवा के 1974 बैच के अधिकारी रहे और जून 2007 से सितंबर 2009 तक वो यूपी के डीजीपी रहे। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं और मीडिया में बीजेपी और सरकार का पक्ष रखते हैं। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रह चुके हैं, वो भी मीडिया में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। सैयद इम्तियाज जलील हमारे साथ हैं, वो AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और महाराष्ट्र की औरंगाबाद विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। इससे पहले वो पत्रकार रह चुके हैं। स्वागत है इम्तियाज जलील आपका भी। सबसे पहले राजीव त्यागी, दिग्विजय सिंह के बयान आपने सुने, आप इत्तेफाक रखते हैं उनसे, या कांग्रेस पार्टी की राय और दिग्विजय सिंह की राय अक्सर कई मामलों की तरह इस मामले में भी अलग अलग है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जिसने भी कानून को तोड़ा है उसको सज़ा मिलती है और सज़ा मिलती रही और सज़ा मिलती रहेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस एनकाउंटर पे 2-3 सवाल करना चाहती है। उस पे पहला सवाल हमारा ये है कि जेल तोड़ने की साजिश जो हुई होगी वो एक लंबी प्रक्रिया रही होगी, उसमें मध्य प्रदेश सरकार क्या जांच कर रही है? CCTV लगे हुए थे, वो चल क्यों नहीं रहे थे जेल में, इसकी जांच होनी चाहिए। आतंकवादी पहले भी जेल तोड़ चुके थे, इनमें से 3 आतंकवादी जहां तक मुझे ध्यान है, और दोबारा से उन्होंने जेल तोड़ने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से उनको कहीं ऐसी सेल में रखा गया होगा जो बहुत सिक्योर होगी। उस सिक्योर सेल को कैसे तोड़ पाए वो आतंकवादी, इसकी जांच होनी चाहिए। रही बात अब एनकाउंटर होने की, जब एक आतंकवादी ने या किसी भी व्यक्ति ने कानून अपने हाथ में ले लिया, जेल ब्रेक कर दी, किसी की हत्या कर दी, एक जवान की हत्या कर दी, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस तो अपना काम करेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन ATS के जो वहाँ चीफ है संजीव शर्मा साहब, वो ये कहते हैं कि आतंकवादियों के पास हथियार नहीं थे। IG भोपाल ये कहते हैं कि आतंकवादियों के पास हथियार थे। तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जी न्यूज़ ने बहुत अच्छी पहल की है इस विषय में, और जी न्यूज़ ने समाधान भी दे दिया है इसका कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी से एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। एनकाउंटर की जांच में जेल ब्रेक से लेकर के एनकाउंटर तक सभी विषयों पे कहीं ना कहीं हम लोगों को इन विषयों को देख करके जांच करनी चाहिए। त्यागी जी, रही बात दूसरी कि आतंकवादियों को धर्म होता है या नहीं होता है, तो कांग्रेस पार्टी का बहुत स्पष्ट मैं मानता हूं कि पहला सवाल कम से कम जब पूछा जाता है तो जो भी नेता अपना तैयार करके आए वो पूरा वक्तव्य दे ले, उसके बाद उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाए। लेकिन मुझे यहाँ मजबूरन बीच में आके पूछना पड़ रहा है सर, दिग्विजय सिंह के बयान पर आप बोलने के लिए अधिकृत नहीं है, या फिर आपने तय कर लिया कि भाई मैं दिग्विजय सिंह से किनारा करके चलूंगा, मैं उसमें फंसना नहीं चाहता? मैं अभी उसी पे आ रहा था, आपने बीच में रोक दिया। मैं अभी उसी पे आ रहा था। सर, दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुसलमान कैदी ही जेल से क्यों भागते हैं। दिग्विजय सिंह, क्या कांग्रेस पार्टी भी ऐसा सोचती है जैसा दिग्विजय सिंह सोचते हैं? मैं अभी उसी पे तो आ रहा था। देखिए, राजीव गांधी जी की शहादत के बाद और इंदिरा जी की शहादत के बाद और बापू की हत्या के बाद किसी भी आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, और कांग्रेस पार्टी ये बेहतर जानती है। और कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद का जो दंश है बहुत बुरी तरह से झेला है और बहुत अंदर तक झेला है इस आतंकवाद के दंश को। छत्तीसगढ़ में हमारे ही नेता मारे गए थे नक्सलवाद से, तो हम कैसे कहते हैं आतंकवाद का धर्म होता है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और आतंकवादियों की एक ही सजा है, गोली, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्या कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत है? इतनी हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आप इतना सब घुमा रहे हैं, शहादत याद दिला रहे हैं, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, रायपुर में ऐसा हो गया, छत्तीसगढ़ में ऐसा हो गया। सर, एक लाइन में बता दीजिए ना, बाकी लोग भी तो हैं, आप जानते हैं, आप तो टीवी पे अक्सर आते हैं, आपको मालूम है क्या नहीं होते हैं। उसी पे आ रहा हूं मैं। आपका देखिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, कोई भी स्टेट, किसी भी राज्य की सरकार या देश की सरकार इतनी दुरंकुश नहीं होनी चाहिए, उसमें अंकुश होने चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंकुश हो, चाहे वो जांच कमेटी के अंकुश हो, तभी जाकर के हम निष्पक्ष न्याय दे पाएंगे। रही बात दिग्विजय सिंह साहब के बयान की, तो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता होने के नाते बहुत स्पष्ट कह दूं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का कोई ईमान नहीं होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। लेकिन
जब हमने कसाब को पूरा ट्रायल दिया है जो कि ये पाकिस्तानी था, तो हमें सभी लोगों को, चाहे वो कसाब भाग आतंकवाद में कोई भी जाता, व्यक्ति हो, अगर किसी भी कसाब व्यक्ति ने भाग जाता आतंकवादी जेल घटना तोड़ की के, हो, सर उसको फेयर ट्रायल देना कसाब चाहिए। भाग जाता जेल तोड़ के, तो उसके साथ भी वही होता शायद जो उस समय जब वो गोलीबारी कर रहे थे उसके बाकी साथियों के साथ हुआ था। हाँ, बिल्कुल, आप भी इस बात को बखूबी बिल्कुल जानते हैं। यही होता, लेकिन इसलिए ठीक है, देखिए, आपने कहा सुप्रीम देखिए, कोर्ट की सरकार गाइडलाइन, को- मैंने भी सुप्रीम सरकार कोर्ट की को- गाइडलाइन कोई भी इसीलिए सरकार बताई को थी सर। जांच से बचना भी नहीं चाहिए। सर मैंने भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहते हुए बताई थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है जांच होनी है, तो सारे नेता मैदान में क्यों कूद पड़ते हैं अपने नंबर बनाने के लिए। अब मैं वापस आ रहा हूं श्रीकांत शर्मा आपके इस पास। पे एक सेंटेंस कहना चाहूंगा सर, एक कह लीजिए, सेंटेंस फिर मैं कहना श्रीकांत जी के पास जाता हूं। एक बोलिए। सेंटेंस कहना चाहूंगा इस पे, एक सेंटेंस कहना बोल चाहूंगा लीजिए। बस। देखिए, आजकल नेताओं का एक फैशन हो गया है कि नेता कहीं ना कहीं हर चीज पे बयानबाजी करते हैं। मेरा ये मानना है जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तो नेताओं को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए जांच की बात करनी सर, चाहिए। तो ऐसे इसके नेताओं अलावा को ये अपनी कहना पार्टी कि के पैनल से आतंकवाद हटाना कौन होता चाहिए है, कैसे आपको। होता है, कौन सा और- धर्म होता है, आतंकवादी होता है। सर ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी के पैनल से हटा देना चाहिए। फिर आपको नहीं, ये देखिए, कहना चाहिए right कि to हमारी speach पार्टी है के देश में। पदाधिकारी नहीं है, ये हमारी पार्टी के Right to राजनीतिक speech गुरु है नहीं है, देश ये में। हमारी पार्टी के थिंक टैंक नहीं है, हमारी Right to पार्टी ऐसा speech नहीं है देश सोचती। में। कितनी जगह जाके Right आप to ये सफाई speech है ना देंगे देश में। और आप जनरलाइज कर रहे हैं दिग्विजय सिंह को बचाने के लिए। आप कह रहे हैं नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कहना चाहिए दिग्विजय सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कह रहा हूं किसी भी पार्टी के नेताओं को नहीं करना सर चाहिए। बाकियों को छोड़िए ना, आप आतंकवादी अपने की तो मामलों जिम्मेदारी पे, ले लीजिए पाकिस्तान के पहले, शहीदों के मामलों में, बाकी और देखेंगे। इस बात को- आप अपने इस वालों को बात तो रोक नहीं पा रहे इस हैं, बात को बाकियों को मोदी जी पहले को पढ़ाने समझना चलते हैं कि चाहिए। सबको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इस अपने बात की को- जिम्मेदारी ले इस लीजिए ना बात- कम से कम। इस बात को मोदी जी को भी समझना चाहिए जो सर देश के मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री आप हैं। पहले अपने वाले की तो जिम्मेदारी ले लीजिए। पाकिस्तान को सर उन्होंने अपना क्या घर तो कहा ठीक था कीजिए, चुनाव फिर से पहले, बाकियों अब से क्या हो रहा है? कहिएगा। आपके अपने नेता बेलगाम बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, एक के बाद शहीदों एक के नई बारे नई में बात क्या बोल कहा रहे था हैं। पहले, अब आप क्या कह उनको रहे नहीं हैं? रोकते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि हम मजहब नहीं मानते, आतंक का कोई धर्म नहीं मानते, और डबल स्टैंडर्ड वहीं एक्सपोज हो जाता है श्रीकांत शर्मा, जहां दिग्विजय सिंह लगातार बोलते मैंने हैं। आपको official पार्टी के stand प्रवक्ता कांग्रेस से 24 clear घंटे किया। के बाद पहली बार उनको डिनाई जरूर करते हैं, लेकिन उसमें भी लुक छिप के डिनाई करते हैं। साफ तौर पे, खुले तौर पे डिनाई भी नहीं कर पाते कि जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। रोहित जी, आतंकवादियों की मौत पर कह रहा हूं मातम कि नेता को बचना चाहिए। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं सर, आतंकवादियों की मौत पर मातम। उनको इस तरह के बयान नहीं देने राजीव चाहिए। जी, दर्शक भी जांच समझता है होनी हमारा चाहिए कि आप बस। क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इतना। रोहित जी, मैं अपनी बात शुरू श्रीकांत करूं? बोलिए। आतंकवादियों की मौत पर मातम और शहीदों की शहादत पर सवाल खड़े करने की परंपरा राहुल गांधी की, कांग्रेस की बन चुकी है। कोई भी घटना आप उठा लीजिए, जिस तरह से बाटला इनकाउंटर हुआ उसमें मोहनचंद शर्मा शहीद हुए और उनकी शहादत पर सवाल खड़े किए गए कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के द्वारा, और कहा कि उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और कांग्रेस के एक बड़े नेता के मुताबिक सोनिया गांधी पूरी रात उनकी मौत पर रोती रही। और एक बड़ा हमला, संसद के ऊपर एक हमला होता है, उसमें जो आरोपी है उसको हमारी न्यायपालिका मौत की सजा देती है, और उस मौत की सजा वाले जो अफजल गुरु था उसको कांग्रेस के एक सरकार के गृह मंत्री कहते हैं कि अफजल के साथ न्याय नहीं हुआ। वहीं पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जो आतंकवादी है मकबूल भट्ट और अफजल गुरु, उनको कुछ लोग शहीद का दर्जा देते हैं, कुछ लोग शहीद का दर्जा देते हैं, और उसमें वहां वो कार्यक्रम करते हैं और वहां कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। राहुल गांधी उस कार्यक्रम में जाते हैं और कहते हैं कि सरकार ने इनके खिलाफ जो कार्रवाई की है वो गलत की है। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता लगातार आतंकवाद पर राजनीति करते रहे, और ये वही दिग्विजय सिंह है। जब मुंबई के अंदर हमला हुआ, लश्कर ए तैयबा के लोगों ने हमला किया, पाकिस्तान में जो उनका आका बैठा है, सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमला आरएसएस के लोगों ने करवाया है। ठीक है, अब देखिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये वही दिग्विजय सिंह है जिसने कहा कि सबूत दो। आप ये बताइए कि जो आतंकवादियों को मेहमान मंडन करने वाला एक संस्था है जाकिर नाइक, उसको कौन सर्टिफिकेट देता है? ठीक है, दिग्विजय सिंह देता है कि वो शांति पुरुष है। ठीक है, तो ये कांग्रेस की परंपरा रही है, और दिग्विजय सिंह जो भी बोलते हैं श्रीमान राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर बोलते हैं, ठीक है, गलत है कि वो बिना कांग्रेस के परमिशन के नहीं बोलते। ठीक है, ठीक है। तो क्या ये कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड नहीं है? राजीव त्यागी, आप बोलना चाह रहे हैं, हालांकि मैं इम्तियाज जलील के पास जाना चाहता हूं, पर आप बोल लीजिए, फिर मैं इम्तियाज के पास जाता हूं। बोलिए। देखिए, मेरे मित्र ने बहुत सारी बातें कही। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि आतंकवाद का दर्श कांग्रेस ने बहुत बुरी तरह से झेला हुआ है। सर कब तक विक्टिम देश ने झेला है?
सर कब तक विक्टिम प्ले हमारे करके बचते देश रहिए? में कानून राजीव की जी, व्यवस्था प्लीज सर, अपराध देश को आपकी गवाही नहीं चाहिए ना कि इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, राजीव गांधी के साथ क्या हुआ, आपकी गवाही के लिए दरकार थोड़ी लिए बैठे हैं वो कि आप बताएंगे तब लोगों को याद आएगा। आप तो ये बताइए सर कि दिग्विजय सिंह को आपने छूट क्यों दे रखी है? अगर वो आपकी पार्टी की लाइन नहीं रखते हैं सर तो फिर आप उनको क्यों बोलने देते हैं जगह जगह? या फिर आप अपने पार्टी दफ्तर पे क्यों नहीं लगा देते पर्चा कि दिग्विजय सिंह की राय हमारी राय नहीं है? मैं जवाब दे रहा हूं ना इसी का, प्लीज। मुंबई हमलों के वक्त पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कौन आतंकवाद पे रोटी सेकने गया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, मोदी जी गए थे। जवाब नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक को बेचने की कोशिश की वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि आर्मी को आपने पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की, वो चिंता का विषय है। रही बात आतंकवाद की, मैं बहुत स्पष्ट कह चुका हूं, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मानती है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद की एक ही सजा है, गोली, इसके अलावा कोई सजा नहीं है। लेकिन स्टेट इतना निरंकुश नहीं होना चाहिए, इसलिए न्यायिक व्यवस्था जरूर ठीक से चाक चौबंद रहनी चाहिए और न्यायिक व्यवस्था के हिसाब से जांच होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। मैं इतनी बात कह रहा हूं, जेल टूटी कैसे, जेल में सीसीटीवी काम क्यों नहीं कर रहे थे, एटीएस प्रमुख ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन पर हथियार नहीं थे, जिम्मेदारियां देते और हुए जांच भोपाल करते के हैं कि आईजी नहीं क्यों कह रहे हैं कि भाई किसको महासचिव बना रहे हैं, क्या क्या बोलता है, इसके बयानों का क्या मतलब जाता है, लोग उससे पार्टी की कितनी छिछालेदार करते हैं उसकी भी चिंता करते हैं कि बाकी सबकी चिंता करते हैं? ये तो बेहतर दिग्विजय सिंह साहब भी बता पाएंगे, उनसे बात करिए। चलिए, कम से कम आपने ये स्टैंड तो लिया कि भाई दिग्विजय सिंह के बारे में मेरे सवाल मत कीजिए। ठीक है सर। अब इम्तियाज जलील साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओवैसी साहब पहले भी लगातार सवाल उठाते रहे, सवाल उठाना सबका फर्ज है, कोई हम इस पे एतराज नहीं करते, हम खुद सवाल उठा रहे हैं, वीडियो को लेकर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, उन सारी थ्योरीज को हम भी पूछ रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। लेकिन आप लोगों को लगता नहीं कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा कि अगर कोई एनकाउंटर हुआ है तो उसकी जांच होगी, और उसकी जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक ना किसी उस अफसर को प्रमोशन मिलेगा, ना ही बाकी कोई सुविधाएं या अधिकार उसको मिल पाएंगे इनाम के तौर पे जिनको लिया जा सके, तो थोड़े दिन वेट नहीं किया जा सकता क्या ये कहने के लिए कि साहब हम मदद कर देंगे, हम लीगल एड प्रोवाइड कर देंगे, ये एनकाउंटर तो फर्जी था, ये कैसे कर दिया? जल्दी क्यों होती है? रोहित साहब, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मुल्क जो है ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हर इंसान को अपने विचार रखने का अधिकार यहां पर संविधान ने दिया है, कानून ने दिया है। ये सवाल अगर हम उठा रहे हैं तो सिर्फ यूं ही नहीं उठा रहे हैं कि हमें उठाना है। आपको मैं अगर बताना चाहूं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कल रात में प्राइम टाइम 9 बजे एक बड़े ही हिंदी चैनल के ऊपर जब उनसे पूछा गया कि ये कैदी किस तरह से छूटे जो खतरनाक आतंकी थे, जिन्होंने आज से कुछ साल पहले जेल से भागने की कोशिश की थी, उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया था। भोपाल जो कि एक किसी राज्य का हेडक्वार्टर है, वहां की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बहुत ही एक विशेष सेल के अंदर रखा गया था। जब उनसे पूछा गया कि ये छोड़ा कैसा, इन्हें ये छूटे कैसा, ये जेल से भागे कैसा, तो उनका जवाब क्या था आप सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी, आपके घर वाले, आपके जितने भी आम आदमी है वो भी ये सवाल करेंगे ये कैसा जवाब है। उनका जवाब ये था कि उन लोगों ने चमचे यानी कि स्पून्स जो है वो चमचों से उस जेल के बड़े बड़े जो ताले थे उसकी चाबियां तैयार की थी। ये गृह मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि लकड़ी के टुकड़ों से उन्होंने चाबियां तैयार की और जेल जो हाई सिक्योरिटी सेल था उसकी लकड़ियों से और चमचों से उन्होंने चाबियां बनाई, जेल के दरवाजे खोले, बाहर निकले और चादरों से लकड़ी के टुकड़ों को मिलाकर सीढ़ियां तैयार की और 40 फीट की दीवार छलांग लगा दी। आगे गए, वहां पर 5 फीट की दीवार थी, वो छलांग नहीं लगा सके तो वहां के है तो गेट को उन्होंने तोड़ दिया। जब वो बाहर गए तो एक पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। अब पहाड़ के पीछे जो थी एक बहुत बड़ी खाई थी, वहां पर अगर चाहते पुलिस वाले तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे, नहीं किया। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो कहीं ना कहीं आपके मन में भी है। मैं एक आम नागरिक की हैसियत से भी ये सवाल कर रहा हूं, मेरा राजनीतिक किसी के साथ भी संबंध हो, लेकिन ये मुझे हजम नहीं हो रहा है। अगर हजम नहीं हो रहा है तो मैं कैसे मान लूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो इसलिए इम्तियाज जलील तुम खामोश बैठ जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है तो मुझे ये अधिकार दिया गया है और मैं पूछूंगा। थोड़ा सा इतर है हमारा सवाल, थोड़ा सा इतर है हमारा सवाल। इससे इतर ये है सर, ये कौन सा इंसाफ है या ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है जिसके तहत आप ये कहते हैं कि जेल तोड़ के मुसलमान लड़के ही क्यों भागते हैं? भाई अगर आतंकवादी आतंकवादी है तो आप उसका धर्म तलाश के क्या साबित करना चाहते हो?
रोहित साहब, ये सवाल आपको कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है, हम इस बात से सहमत नहीं है। हमने पहले भी कहा है, मजलिस आज भी ये बात से सहमत करती है कि अगर आतंकी कोई है तो उसे इस मुल्क के कानून के तहत सजा होनी चाहिए। अगर सिमी के ये लड़कों के ऊपर आतंक के इतने बड़े गुनह थे तो सवाल ये होता है कि आपने अजमल कसाब को पकड़कर लेकर आए, स्पीडी ट्रायल चलाए, हर रोज स्पीडी ट्रायल होता था, उसे सजा सुनाई गई, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उसे फांसी की सजा दी गई। क्या वजह है साहब कि अगर ये सिमी के इतने बड़े आतंकी है तो क्यों इनका रोज पेट भरा जा रहा था, क्यों हर रोज ट्रायल नहीं किया जा रहा था, हर रोज विटनेसेस को पेश नहीं किया जा रहा था, उनको यकीन था। असदुद्दीन ओवैसी जैसे इतने बड़े बैरिस्टर इस देश में बैठे हैं जो किसी के गिरफ्तार होते ही चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम लीगल एड प्रोवाइड करेंगे, तो वो जेल तोड़ के क्यों भागे? पहली बात। दूसरी बात, जमात उद दावा, सिमी जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं आतंकवादी गतिविधियों के लिए, इसके किसी आदमी को आप पकड़ के ये बताएंगे कि ये इनका अकाउंटेंट था? साहब ये तो क्लर्क था, ये आतंकी गतिविधियों में लिप्त नहीं था। ऐसे बचाएंगे आप उसको? एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आइएगा राजीव जी, वो पूरा कर ले फिर आइएगा। ये बिल्कुल सही बात है कि असदुद्दीन अवैसी साहब लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल किए हुए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब की मैं जवाब देना चाहूंगा। रोहित सरदाना जी, सच्चाई का है और एक मनगढ़ंत कहानी का है। अगर एक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कुछ अलग बात कर रहे हैं और आईजीए गलत बात कर रहे हैं, तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि बहुत ही मशहूर पत्रकार है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, शेखर गुप्ता साहब ने कहा है कि अगर मध्य प्रदेश को अगर एनकाउंटर की कला के बारे में सीखना था तो गुजरात से सीखते, मध्य महाराष्ट्र से सीखते। कल कहा एनआईए से जांच कराएंगे। मेरा सवाल यह है, आप सब लोगों को इतनी जल्दबाजी क्या थी उसमें कूद पड़ने की? मध्य प्रदेश सरकार के कैरेक्टर्स को यह पता नहीं चल पाया है कि साहब पुलिस क्या कहेंगी, नेता क्या कहेंगे, कुछ जल्दबाजी के अंदर इन्होंने ये गड़बड़ कर डाली। मैं कह रहा हूं कि एनआईए जांच करेगी, ये सीएम पहले मौके से कह रहा है। जिस समय ये सवाल उठा कि एनकाउंटर में कुछ जो लगते हैं, सीएम ने कहा एनआईए से सारी जांच होगी, जेल कैसे टूटी, कैसे भागे, सब चीज को देखा जाएगा। बहरहाल आप सब लोगों को अपनी अपनी थी कि भाई हमको कैसे आना है, हमको कैसे पॉइंट स्कोर करना है। राजीव त्यागी भी बोलना चाहते हैं, श्रीकांत शर्मा भी बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा कमेंट विक्रम सिंह साहब से लेना चाहता हूं। विक्रम सिंह साहब, आप तो पूर्व पुलिस अधिकारी रहे, डीजीपी रहे हैं, आपके सामने भी ऐसे कई सारे वाकये आए होंगे। तो कोई जेल तोड़ के भाग रहा है, पहले उसके रिकॉर्ड चेक करेंगे इसका धर्म क्या था, या उसको रोक के पूछेंगे कि भाई साहब आप देखिए ये धर्म क्यों, फिर गोली चलाएंगे? रोहित जी, धर्म तो हम अपना भी नहीं पूछते हैं। जब हमने वर्दी पहन ली एक बार, तो वर्दी का एक तात्पर्य है, वर्दी पर्याय है कि आपका ना कोई मजहब है ना आपका कोई धर्म है, आप केवल संविधान के हैं और राष्ट्र के हैं। जब हम अपनी धर्म और अपनी वर्दी पहनने के उपरांत अपने मजहब को, अपनी जात को नहीं पूछते हैं, तो क्या गोली चलाने से पहले ये पूछा जाएगा? ये सवाल ही बेबुनियाद है, ये सवाल ही गैर मुनासिब है। और जिसने भी ये सवाल किया है उसका न तो हृदय साफ है, न वाणी साफ है, न उसका दृष्टिकोण साफ है, और उसने पुलिस बल के मनोबल को गिराने के लिए पूरा एक साजो सामान और पूरी संग बुनियाद को हल्का करने के लिए पूरा इंतजाम कर दिया। इस तरीके के हल्के बयान तब भी आए थे जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, लेकिन जब बाटला हाउस एनकाउंटर में सजा सुनाई गई तो क्या किसी नेता ने माफी मांगी? किसी में इतनी लज्जा नहीं थी कि वो राष्ट्र से और शहीद मोहनचंद शर्मा से माफी मांगे। और उसके बाद फिर जब मौका मिला है तो ये जात और संप्रदाय की बात करते हैं। अभी तो आप देखिएगा कि एनसीआरबी के डेटा में 25 हेड में अपराध आता है, उसका भी ये अनुसंधान करके देखेंगे किस हेड में एक जात के ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तो ये भी कह देंगे किन परिस्थितियों में इस जात के लोग ज़्यादा गिरफ्तार किए गए, ये इनको शिकार बनाया जा रहा है। आपने स्वयं कहा सुप्रीम कोर्ट ने 16 बिंदुओं की व्यवस्था दी है, और उसमें अंतिम व्यवस्था भी यही है कि अगर कोई पुलिसकर्मी इसमें मुलव्विस से शामिल होता है उसका प्रमोशन, उसका अवार्ड, उसका मेडल न सिर्फ नहीं दिया जाएगा बल्कि अगर पहले भी दिया है तो वापस ले लिया जाएगा। इतनी कड़ी सजा दंड के बाद मैं समझता हूं इस प्रकार की बेबुनियाद आरोप लगाना ही अपने में एक बहुत ही हल्का और लज्जा का विषय है। ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर रहे हैं। श्रीकांत जी, राजीव जी, बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर रहे हैं। ब्रेक के बाद आप दोनों अपनी बात रखिएगा। एनकाउंटर हुआ, जेल ब्रेक हुआ, सरकार के लिए जांच करा लेंगे जेल ब्रेक की, और एनकाउंटर की जांच के लिए ऑलरेडी एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जा चुकी है। फिर नेताओं को जल्दबाजी क्यों होती है ऐसे मामलों में कूदने की? और उससे भी बड़ी बात, अगर एनकाउंटर होगा
तो क्या मजहब पूछ के एनकाउंटर होगा? सवाल ये कि क्या आतंकवादियों से उनका मजहब पूछ के एनकाउंटर होना चाहिए? राजनीतिक पार्टियां आतंकवाद में भी हिंदू मुसलमान क्यों तलाशने लगती हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, जो दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर रहे हैं। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इम्तियाज जलील हमारे साथ हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ विक्रम सिंह साहब हैं, जो कि डीजीपी रह चुके हैं यूपी के। जल्दी से राजीव त्यागी, आप पहले हाथ उठा रहे थे, फिर श्रीकांत जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए राजीव जी। देखिए, एक तो विक्रम सिंह साहब की बात से पूर्णतः मैं सहमत हूं। उन्होंने बिल्कुल बहुत सही बात कही कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ऑलरेडी हैं देश में, तो उस हिसाब से जांच होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, श्रीकांत शर्मा यहाँ बैठे हैं, उनको एक थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 2011 का 31 मार्च 2008 को 5 सिम्मी के आतंकवादी पकड़े गए मध्य प्रदेश में और उज्जैन की उप जेल खार चौध में बंद किए गए। उसके बाद 26 जनवरी 2011 को उनकी सजा माफ कर दी गई और उनकी आधी सजा पे उनको छोड़ दिया गया। सरकार ने छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने उस पर विरोध दर्ज किया और मीडिया में हो हल्ला होने के बाद उनकी सजा दोबारा से रीस्टेट की गई और उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये निश्चित रूप से गलत है, ये गलत परिपाटी है। उस पर श्रीकांत शर्मा जी का क्या कहना, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज पूरे देश में 170 से ऊपर जवान शहीद हो चुके हैं। 6 सिविलियन आज ही पाकिस्तान के उसमें मारे गए हैं बमबारी में। सरकार खामोश है, सरकार कोई बात नहीं करती। हम लोग प्रश्न उठा देते हैं तो सरकार कहती है देशद्रोही हैं। भाई ऐसा बात मत करिए। देखिए, हम ये कहते हैं कि आप न्याय करिए, आप न्याय करने के लिए बैठे हैं सरकार में। आप प्रत्येक व्यक्ति से न्याय करिए। सबका साथ सबका विकास जब ही होगा जब अपराध अनुरूपो दंडा होगा, जो महान चाणक्य ने कहा था। उसको आप लागू नहीं करते हैं। किसी को आप ये कहते हैं ये हमारा है, ये पराया है, ऐसा मत करिए। आप पाकिस्तान के विषय पे जो आपने सर्जिकल स्ट्राइक पे एज लेने की कोशिश की थी, उस पे क्या कहना है? और मध्य प्रदेश में जो आतंकवादी आपने छोड़े थे, उस पे क्या कहना है? ठीक है श्रीकांत, जवाब दीजिए। सिम्मी के आतंकवादी थे। ठीक है सर, श्रीकांत जवाब दीजिए, उसके बाद इम्तियाज के पास। बोलिए। देखिए, नंबर 1 रोहित जी, इनका जवाब मैं निश्चित रूप से दूंगा, लेकिन ये शहीद हुए हमारे रमाशंकर यादव, उनकी शहादत पर कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। और जो उनके बारे में गला रेत कर जो हत्या करके आतंकवादी चले गए, मैं शुरू में बोल चुका हूं श्रीकांत जी, मैं शुरू में बोल चुका हूं। अरे सुन लो भाई, आपको सुन लिया ना राजीव जी, मैं शुरू में बोल मैंने आपको बीच में रोका नहीं। आप लगातार बोल रहे हैं, सुनने का थोड़ा पेशेंस रखिए। आप डांटिए मत श्रीकांत जी, प्रवक्ताओं की तरह मत व्यवहार करिए। आप सत्ता के अहंकार में रहिए, लेकिन भाई सुन लो ना, आप डांटिए मत प्लीज, डांटिए मत श्रीकांत जी। मैं अपनी बात शुरू करूं, प्यार से बात करिए ना, प्यार से बात करिए। रोहित जी मैं अपनी बात कहूं, आपने सिम्मी के आतंकवादी, रोहित जी मैं अपनी बात कहूं क्या नहीं कहूं? मैं आग्रह कर रहा हूं, जवाब दीजिए। राजीव जी, रोहित जी मैं अपनी बात जवाब सुन लीजिए। ठीक है श्रीकांत, जवाब दीजिए। उनकी वो जो हत्यारे, राजीव जी प्लीज प्लीज, जो 8 हत्यारे थे जिनको एनकाउंटर में हमारे जाबाज सिपाहियों ने मार गिराया, जहां पुलिस की पीठ को थपथपाना चाहिए, जहां पुलिस को एप्रिशिएट करना चाहिए, वहीं पुलिस के मनोबल को गिराने के बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे। नंबर 1। नंबर 2, इसमें से जिनकी ये बात कर रहे हैं उसमें से इसी में से थे 4 आतंकवादी 2011 में, जिनके ऊपर आरोप हैं। इस पे अपने हेड कांस्टेबल रतन लाल और 2 लोगों की हत्या के आरोप भी इन लोगों के ऊपर है। तो किसी को कोई बख्शा नहीं गया। आप गलत प्रचार मत करिए, आप गलत प्रचार मत करिए। या तो मैं अपनी बात कह लूं राजीव जी, या उस वक्त कांग्रेस का विरोध होने के बाद और मीडिया में आने के बाद आप लोगों ने दोबारा गिरफ्तारी की उनकी। अरे भाई, आपकी सरकार ने 26 जनवरी पे माफी दी थी उसको। आपको लगता है? देखिए, मैं आपसे तेज बोल सकता हूं, आपसे ज्यादा तथ्य मैं रख सकता हूं, लेकिन थोड़ा मर्यादा का पालन करिए राजीव जी, थोड़ा मर्यादा बोलिए। मुझे डांटिए भी, मुझे हड़काइए भी, सब काम करिए मेरे, लेकिन सवाल का जवाब दे दीजिए। राजीव जी प्लीज, राजीव जी। रोहित जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, देखिए जो हमारे कांग्रेस को, तो आप कांग्रेस का तो महिमा मंडन करने का कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। एक वाक्य नहीं, अनेकों वाक्य ऐसे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा से आतंकवादियों का महिमा मंडन किया है। नंबर 2, ये जो हमारे जो ओवैसी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, एक तरफ तो आप न्यायपालिका की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब याकूब मेनन को न्यायपालिका फांसी की सजा देती है, आप उसके नाम से उसको आप शहीद बताने की कोशिश करते हैं। और जेएनयू के अंदर जो मकबूल भट्ट था और जो संसद का जो मुख्य हमलावर था, उसको भी आप शहीद बताने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो पॉलिसी है वो क्या है?
आप आखिरकार आतंकवादियों के प्रति इतनी हमदर्दी क्यों रखते हैं? ठीक है। आपको क्या लगता है कि आप आतंकवादियों के पैरोकार हैं? ठीक, आपको क्या लगता है कि आप इस देश का देश के जो मुसलमान हैं, आप उनको इंसल्ट करने की क्यों कोशिश करते हैं? ठीक श्रीकांत जी, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश लामबंद है और आप अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आपको लगता है कि जो सिमी के लोग हैं या याकूब मेनन है, इनकी पैरवी करके आप मुसलमानों को वोट ले लेंगे। ठीक है। तो आप मुसलमानों के पैरोकार बनने की कोशिश मत करिए, आतंकवादियों की पैरवी कर मुसलमानों के पैरोकार मत ठीक है, मुसलमानों का पैरोकार बनिए, वो अच्छा काम करिए, लेकिन आतंकवादियों की पैरवी करके आप मुसलमानों का पैरोकार मत बनिए। इम्तियाज साहब बोलिए। सवाल का जवाब तो राजीव जी मुझे भी नहीं मिला कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के महासचिव क्यों हैं, जब वो अपनी राय हमेशा अलग रखना चाहते हैं कांग्रेस से और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मुंह छुपाना पड़ता है हर जगह जाके कि साहब हमारी बात नहीं है तो दिग्विजय सिंह की अपनी बात है। वो गलत है, मुझे तो सवाल का जवाब नहीं मिला सर। मैं बोल्डली बोल रहा हूं, कोई भी आतंकवादी छोड़ा ही नहीं गया। बोल्डली और आतंकवाद बोल्डली नहीं सर, इसको बोल्डली कहते हैं अगर, तो फिर ऐसे बोल्डनेस तो भगवान ही बचाए। प्लीज इम्तियाज साहब से सुनिए बोल्डली कैसे डिफेंड करते हैं, सुनिए इम्तियाज साहब से कैसे बोल्डली डिफेंड करते हैं अपनी बात को और अपने नेता को। सुनिए इम्तियाज साहब से। बोलिए इम्तियाज साहब, आप अभी कह रहे थे कि कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं दिया उनको? साहब कोर्ट का रास्ता जिस याकूब मेमन को मिला था उसकी पैरवी में खड़े हो गए थे आपके नेता ओवैसी साहब। संविधान हमें अधिकार देता है। जी देखिए रोहित साहब आप और श्रीकांत शर्मा साहब जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। मैंने पहले भी कहा था, शायद किसी को सुने नहीं आया होगा, कि आतंक के मामले में कोई समझौता हो नहीं सकता है, कोई जात धर्म इसके अंदर इन्वॉल्व की नहीं जानी चाहिए। ये सही बात है। अगर सिमी के आतंकी थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन क्या वजह है साहब कि आप जेलों के अंदर उन्हें बंद करके रखे हैं? हर रोज ट्रायल चलाइए, स्पीडी ट्रायल चलाइए, अगर वो दोषी होते हैं उन्हें सजा दीजिए, लेकिन नहीं, आप उन्हें रोज जेल में बिठाकर खाना खिला रहे हैं, आराम से इंतजार कर रहे हैं कि ये जेल तोड़कर कब भागेंगे और कब हमारे पुलिस वाले जो है। आपको भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में पता नहीं है क्या? इम्तियाज जलील, आपको भारतीय न्याय व्यवस्था का पता नहीं है क्या? किस रफ्तार से भारतीय न्याय व्यवस्था काम करती है आपको नहीं पता है क्या? याकूब मेमन की बात कर रहे हैं, हम उस वक्त भी वो बात कहे थे, आज भी वो बात को दोहरा रहे हैं। याकूब मेमन के मामले में हमने ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे आतंकी मामले हुए थे, अदालत ने अगर याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई, तो इसका मतलब जो मुंबई के अंदर जो सीरियल हमले हुए थे, ब्लास्ट हुए थे, 500 से ज्यादा लोग उसमें मर गए थे, 1000 से ज्यादा लोग अपंग हुए, किसी की आंख चली गई, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, और उस आतंकवादी को आप क्यों छोड़ा उसका मेहमानडन करते हैं, उसको आप शहीद क्यों बताते हैं? उसके लिए रात के आप सुबह के 4 बजे अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाते हैं? मेमन इसलिए नजर आया आतंकवादियों के प्रति आपकी इतनी हमदर्दी क्यों है? आउट ऑफ टर्न आपने लेकर आए हैं। हमने आपसे ये सवाल किया था, साहब राजीव गांधी के हत्यारों को भी चढ़ाइए फांसी पर। नहीं, आपको इतनी हमदर्दी आतंकवादियों से क्यों है? राजीव गांधी के हत्यारों को गांधी परिवार ने माफ कर दिया, सिमी के आतंकवादियों को शिवराज सिंह चौहान ने माफ कर दिया। आप लोग माफ करते रहिए, लोग अपने परिवार वालों को गवाते रहे। सुनिए ना, आप सुनिए प्लीज प्लीज सुनिए 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 आप दोनों लोग सुनिए, आप दोनों लोग सुनिए, आप दोनों लोग सुनिए। श्रीकांत जी और इम्तियाज जलील सुनिए, विक्रम सिंह जी को सुनिए, थोड़ा आप लोगों को रास्ता पता लगेगा शायद कि राजनीति को खास तौर पे जब आतंकवाद जैसा मामला हो तो किस रास्ते चलना चाहिए। इम्तियाज जलील साहब ध्यान से सुनिएगा थोड़ा विक्रम सिंह साहब की बात को। विक्रम सिंह जी, बड़ा सीधा सा सवाल है और बड़े सारे दर्शक हमारे लिख रहे हैं कि आज जो इम्तियाज जलील साहब कह रहे हैं कि इनको कोर्ट का रास्ता मिलना चाहिए था, ऐसा था वैसा था। इनके नेता एनआईए ने जब 5 टेरर सस्पेक्ट पकड़े तो उस वक्त अचानक खड़े हो गए कि हम इनको लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। सिमी के एनकाउंटर पे वो सवाल खड़े कर ही चुके हैं। याकूब मेमन की हैंगिंग को लेके उनके सवाल पहले से जाहिर है कि वो क्या क्या बोले हैं। तो भाई क्यों नहीं लोगों को लगे कि ये अपना धार्मिक वोट बैंक स्ट्रांग करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं जब जब ऐसा मौका आता है? रोहित जी, ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न आपने नहीं किया। मैं राजनीति पे नहीं हूं, बड़े सम्मान के साथ हाथ जोड़ करके ये कह रहा हूं, आज मुझे जो सुविधाजनक है मैं वो कहूंगा। ये नहीं कि जो देश हित में हो, जो हमारे स्वहित में हो, जो हमारे स्वार्थ सिद्ध में होगा, मैं वो कहूंगा। न्यायपालिका आज हमको आवश्यकता है तो न्यायपालिका सर्वोपरि। और अगर मालूम पड़े कि किसी ऐसे व्यक्ति को न्यायपालिका ने दंडित करे, ये उसकी संभावना भी है, तो हमें न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, हमें संविधान पे विश्वास नहीं है। देखिए, बहुत दिनों तक हमने ये सुन लिया गैर जिम्मेदाराना बातें, और अब वक्त आ गया है, देश जागरूक हो चुका है, वर्दीधारी जागरूक है और वो केवल संविधान को ही मानते हैं और संविधान के ही आलोक में उनके निर्णय और कार्रवाई होती है। अगर
आप एक बार ये कह दें कि साहब मजहब के आधार पर इन पे कार्रवाई हो, या मजहब, आपने जो शब्द प्रयोग किए ये इतने दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ये लड़के आप आरोपी कह सकते थे, आप अंडर ट्रायल कह सकते थे, लेकिन आपने कहा कि सिमी के लड़के, कहीं न कहीं आपके हृदय में आपके हृदय में एक ऐसा गोशा है, एक ऐसा रहम है जो बाटला हाउस पे के वक्त पे प्रस्फुटित हुआ और आज फिर प्रस्फुटित हुआ। ठीक है, देश आपको क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि आपने मोहन चंद शर्मा के बारे में एक शब्द नहीं कहा, आपने शहीद यादव के बारे में एक शब्द नहीं कहा, और दुर्भाग्य है ऐसा कि आपको वक्त मिलता है अपराधियों के बगल में खड़े होने के, लेकिन शहीदों के बगल में खड़े होने के लिए आपके पास समय नहीं है। राजीव त्यागी, अभी मेरे पास एक खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से कि जल्दी ही, आपने सुने नहीं है, हमने पहले भी ये बात कही है, सर कहने के और करने के, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, उसमें फर्क आ रहा है, तभी तो सवाल पूछने पड़ रहे हैं। मिलनी चाहिए। अगर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग नहीं होते तो कोई सवाल क्यों पूछता सर? पढ़े लिखे आदमी असदुद्दीन ओवैसी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सारी जुबानें बड़े साफ बोलते हैं, सबको समझ में आ जाता क्या बोल रहे हैं। अगर सवाल पूछने पड़ रहे हैं इसीलिए पूछने पड़ रहे हैं ना कि भाई हाथी के दांत खाने के अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। राजीव त्यागी, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जल्दी ही भोपाल एनकाउंटर मामले पर ऑफिशियल औपचारिक प्रतिक्रिया जारी करेगी। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि पार्टी को भी ये समझ में आ गया कि दिग्विजय सिंह के बयान फजीयत करवा रहे हैं? विक्रम सिंह साहब जो पूर्व डीजीपी है उनसे एक सवाल करना चाहूंगा। बहुत सवाल पूछने का अधिकार आपको नहीं है। पहले याकूब मेनन को लेकर जो आपने उसको शहीद बताया उसके लिए माफी मांगो देश से। हुए 9 लड़कों को आप विक्रम सिंह से सवाल पूछ रहे हैं, आप किस हैसियत से सवाल पूछ रहे हैं? सर लड़के छूटे नहीं क्या कभी जेल से? इम्तियाज जलील लड़के मुकदमों के बाद जेल से छूटे नहीं क्या कभी इस देश में? 10 कभी बरी नहीं हुआ क्या? आजाद नहीं हुआ क्या? उन पर से दाग हटे नहीं क्या आतंक के? बावजूद भी उन पुलिस अधिकारियों को एक दिन जेल नहीं भेजा जाता है। मुंबई के लोगों की चिंता नहीं है आपको, आपको चिंता है। विक्रम सिंह जी आप जवाब दे दीजिए, जेल जाते हैं। विक्रम सिंह जी आप जवाब दे दीजिए, मैं राजीव जी के पास मुंबई के लोग आपको चुनकर भेजते हैं, मुझे तो शर्म आती है। बर्खास्त हुए हैं, जेल गए और जेल में ही उनकी मौतें हुई हैं। इम्तियाज जी जवाब सुनने की हिम्मत तो रखिए, लेकिन हकीकत इम्तियाज जी जवाब सुनने की हिम्मत तो रखिए। पहले इम्तियाज साहब बात सुन ले, जवाब सुन लीजिए। नहीं हिम्मत नहीं, बोलिए विक्रम जी जवाब दीजिए। रोहित साहब, विक्रम जी जवाब दीजिए। आतंकवादियों की पैरोकारी बंद करो, ओवैसी को बोलो कि आतंकवादियों की पैरोकारी बंद कर दे। ओवैसी को बोलो कि आतंकवादियों की पैरोकारी बंद कर दे। इस देश के संविधान में विश्वास करना सीखे। श्रीकांत जी, इस देश के लोगों की सुरक्षा पहले है, आतंकवादियों का मेहमा मंडन या वोट बैंक की राजनीति पहले नहीं है। ठीक ठीक श्रीकांत जी, विक्रम सिंह जी जवाब दे रहे हैं, फिर राजीव त्यागी आपके पास आए। साहब आपने किसी लड़के को पकड़ कर लेकर आए और कहेंगे कि ये आतंकी है, लड़के कह के आप बचा रहे हैं, नहीं करेंगे। सर स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया एक प्रतिबंधित संगठन है। अगर AIMIM उसको भी आप लड़का अगर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कहा है कि उसकी संरक्षक मानती है खुद को, तो आप खुल के बोलिए इस बात को। आप जो लड़के कह के पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, भी कह रहे हैं कि वो गलत वो है। सिमी के साथ जुड़े हुए थे, अखबार पढ़ लीजिए, सारे कारनामे उसमें छपे हैं, क्या क्या किया उन लोगों ने, किस किस तरह के आरोप थे। अगर आप उनके संरक्षक हैं तो फिर खुल के बोलिए कि हम सिमी को संरक्षण देते हैं। तो केस चलाइए, अदालत को साबित केस चलता है जिन पर उनको मानते हैं क्या? जिसको फांसी दी थी उसकी पैरवी नहीं कर रहे थे आप लोग? चलेगा ही रोहित जी, बोलिए विक्रम जी। केस तो चलेगा ही। बोलिए विक्रम जी। रोहित जी बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन इम्तियाज साहब मैं गुजारिश करना चाहूंगा, बड़े हत्यारों को फांसी देने के बावजूद क्यों बचा के रखा गया है? इम्तियाज साहब टीवी आपके पास, तो देख लीजिएगा उन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे, पता लग जाएगा। विक्रम सिंह जी जवाब दे दीजिए उनको प्लीज। आप पूर्व डीजीपी है, महाराष्ट्र के अंदर सुन लीजिए ना उनको, बेकसूर बच्चों को गिरफ्तार करके उनको सुन तो लीजिए। इम्तियाज साहब अब उनको सुन तो लीजिए। बोलिए विक्रम जी। इम्तियाज साहब क्या मैं अपनी बात पेश करूं? जी बोलिए बोलिए। मैं कितने आपको नजीर दे सकता हूं कि पुलिस वाले जेल गए, मुअत्तल हुए, जेल में ही उनकी मौतें भी हुई पुलिस अफसरों के, और एक नहीं कम से कम दसियों मिसाल पंजाब से लेकर के साउथ इंडिया तक मैं दे सकता हूं, और उत्तर प्रदेश में कितनी नजीर मैं दे सकता हूं कि इस तरह के अपने अख्तियारों का गलत इस्तेमाल करने वाले पुलिस अफसर न सिर्फ मुअत्तल हुए, जले। महाराष्ट्र की तो मैंने उत्तर प्रदेश की जितनी कही है मिसाल, क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में मेरी वाकिफियत लिमिटेड है, लेकिन हिंदुस्तान का कानून महाराष्ट्र से लेकर के हर जगह है। और अगर
देखिए, जहां पर कोई बात नहीं, हिंदुस्तान का कानून महाराष्ट्र में भी लागू होता है, ऐसा नहीं कि वहां महाराष्ट्र में लागू नहीं होता है। अगर उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस अफसर जेल भेजे जा सकते हैं और हमारे ऊपर खुद अगर मुकदमा कायम हो सकता है, और मैं न्यायपालिका के जस्टिस के ऊपर आपके सामने आज बैठ के बात कर रहा हूं, तो ये मान के चलिए अगर डीजीपी के ऊपर मुकदमा कायम हो सकता है, तो सिपाही, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या चीज है? कानून की इज्जत करना हम सब सीख लें, और कानून किसी को माफी का खाना नहीं रखता है। अगर किसी ने गलती की है, चाहे वो डीजीपी हो चाहे सिपाही हो, उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, इसमें कोई माफी का खाना नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक फैशन बन गया है कि आपने किसको सजा दी, कम से कम 8 लोगों को तो, अफसरों को तो मैंने मुअत्तल किया है, कम से कम 8 अफसरों को तो मैंने जेल भेजा है। और इसके अलावा पंजाब में आपको मालूम है पूरी एक बैरक्स और जेल बनी थी पुलिस अफसरों के लिए जिन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था। ये कह देना कि आपने कानूनी कार्रवाई नहीं की, जितने उग्रवादी नहीं गए होंगे उससे बड़ी संख्या में पंजाब में पुलिस अधिकारी जेल गए। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? ठीक, मैं राजनीतिक मित्रों से ये निवेदन करूंगा, जरा खुले परिप्रेक्ष्य में भी देख लें जरा इस चीज को। न्यायपालिका ने किसी को माफी का खाना नहीं रखा है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से एक कमेंट। राजीव त्यागी, कांग्रेस पार्टी कह रही है ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। लग रहा है कांग्रेस पार्टी को एहसास हुआ है कि दिग्विजय सिंह के बयान फजीहत करा रहे हैं। देखिए, विक्रम सिंह साहब ने जो बात कही है, एक उदाहरण देना चाहूंगा। 2013 में किंजल सिंह जो आईएएस ऑफिसर, उनके पिता की हत्या पुलिस वालों ने कर दी थी, वो भी पुलिस में थे। उस पे भी कोर्ट ने उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया। गोंडा का वारदात है, ये गोंडा में हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो हमें न्यायिक व्यवस्था पे पूरा भरोसा। पहली बात, कांग्रेस पार्टी ये मानती है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। और मेरी बीजेपी से एक आग्रह है कि 2013 में हम एनसीटीसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म बिल लेके आना चाहते थे, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। देश को इस टाइम उस बिल की जरूरत है और काउंटर टेररिज्म पे बिल बनना चाहिए। हमारा बीजेपी से आग्रह है कि जो बिल हम लेके आना चाहते थे, उस पर एक संसद में बहस मुसाहिबा हो और उसके बाद वो बिल पास होना चाहिए, जिससे कि देश में आतंकवाद से जो देश ब्लीड कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं उसको रिप्राइव मिलेगा, रेस्पाइट मिलेगा। ये एक बेहतर चीज होगी। रही बात, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई ईमान नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसकी एक ही सजा है, गोली गोली गोली। और दिग्विजय सिंह की राय पार्टी की राय नहीं होती, ये भी लास्ट में जोड़ लिया कीजिए। लास्ट कमेंट श्रीकांत शर्मा, समय खत्म हो गया, 30 सेकंड में आप अपनी बात रख सकते हैं तो प्लीज। देखिए, आतंकवादियों को महिमा मंडन करने वाले लोगों को ये देश माफ नहीं करेगा। महिमा मंडन करने वाले लोगों को ये देश माफ नहीं करेगा। और संजय निरुपम को पार्टी से बर्खास्त करो, आप ही महिमा मंडन करते हैं, बर्खास्त करो। अगर राहुल गांधी के अंदर हिम्मत है तो वो भी आएगी। जो सब भी हो रहा है राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का देश के संविधान में, पूरे देश की आर्म फोर्सेस में, देश के सुरक्षा बलों में, हमारे सब पुलिस वालों के अंदर उनका भरोसा नहीं है। मॉरल को डाउन करने वाले बयान देते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता है राहुल गांधी में, तो दिग्विजय सिंह को आज ही बर्खास्त करे और संजय निरुपम को बर्खास्त करे। चलिए सर, नहीं तो जनता कांग्रेस को बर्खास्त करेगी। ठीक है सर, जनता ने देख लिया किस पार्टी का क्या स्टैंड है और क्या स्टैंडर्ड्स हैं आतंकवाद को लेकर। ये बड़े साफ तौर पे इस चर्चा में भी सामने आ गया है खुलकर। इसके बाद कुछ बताने की जरूरत बचती नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।